हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग मैग्नेटिज्म में आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी बातें जो लास्ट टर्न पे रुकी थी, जहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे, एक वायर लिया था, उस वायर की वजह से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, फिर उस वायर की जो लेंथ थी उसको इन्फिनिटी कर दिया था, और फिर उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली थी, देख रहे थे किस तरह से वेरिएशन निकल रहा है। आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने जो बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा था, बायो-सेवर्ट लॉ के ही एप्लीकेशंस हम लोग एक तरह से कर रहे थे। ठीक है, तो अगला जो इसमें एप्लीकेशन हम करते हैं वो करते हैं एक रिंग की वजह से। हमने एक वायर ले लिया था, अब हम लेंगे उस वायर की जगह एक रिंग। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। अब रिंग की जहां तक बात आती है, सबसे पहले दो तरह से यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं। एक, जब उस रिंग के सेंटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, और दूसरा, जब उस रिंग की एक्सेस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हम कर रहे हैं वो सेंटर के लिए कर रहे हैं। कहाँ पर? सेंटर पर। ठीक है, अच्छा भाई देखो, मान लो हमारे पास ये रिंग है। ओके, ठीक, इसकी रेडियस मान ली हम लोगों ने आर। ठीक है, अच्छा, ओके। हमें क्या करना है, इस रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब पहली बात तो ये, मैग्नेटिक फील्ड कब आएगी? जब इसमें करंट फ्लो करेगी। तो मान लो यहाँ पर कोई करंट फ्लो कर रही है आई। क्या फ्लो कर रही है? आई। जब करंट फ्लो करेगी तो वो अपने जो एक कोई भी सिस्टम होता है, अगर उसमें करंट फ्लो करती, तो हम जानते हैं बायो-सेवर्ट लॉ से कि वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने की जो तरीका होता है वो क्या था हमारे पास? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा। उसका वेक्टर फॉर्म अपन लिख रहे हैं अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी स्केलर फॉर्म लिख रहे हैं। ठीक है, ये आता था हमारे पास। अच्छा भाई, करने का तरीका हमारे पास, हम एक सिंपल सा एलिमेंट लेते हैं डीएल। मान लो इसमें भी हमने ले लिया, ये एक एलिमेंट हमने लिया डीएल। क्या लिया? डीएल। ठीक है, इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में, इसका मतलब डीएल जो है उसकी डायरेक्शन ये है। ओके, ये हमारे पास आर है। सेंटर के मैंने गलत जगह बनाया है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, इस जगह बनाते हैं। ठीक है, ये दूरी हमारे पास आर है। अच्छा भाई, तो डीएल क्रॉस आर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कहाँ आएगा? अंदर की तरफ। इतना हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? अंदर की तरफ। निकालेंगे किस तरह से? देखो ध्यान से, डीबी इज इक्वल टू, अब देखो डीएल कहाँ है? ये। ठीक है, और आर का ये, इसके बीच में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री समझ आ रहा है भाई? अगर ये हमारे पास सर्कल है, इस पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो इसके लिए ये तो परपेंडिकुलर होता है ना, इसी वजह से ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अच्छा भाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल की वैल्यू डीएल है, साइन थीटा हमारा साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 अपॉन आर, आर स्क्वायर की वैल्यू, आर दूरी कितनी? कैपिटल आर, रेडियस का स्क्वायर। करना क्या है? इंटीग्रेट। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से? b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन क्या है? पूरी रिंग पर उसकी लेंथ के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो उस लेंथ पूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2 पाई आर। क्या जाएगी? 2 पाई आर। 2 पाई आर। कोई दिक्कत? एक पाई ने एक पाई को मार दिया, 2 से यहाँ पे 2 कटा, क्या आ गया यहाँ पर? एक आर से एक आर मर गया। बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास? बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई बाई 2 आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स सेंटर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स सेंटर इन विच द करंट आई इज फ्लोइंग। जिसकी रेडियस कितनी है? वो आर है, कैपिटल आर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या बिल्कुल सिंपल सी बात थी। डायरेक्शन हमने किस तरह से निकाली? डायरेक्शन किस तरह से निकाली? यहाँ पर डीएल क्रॉस आर करेंगे, सॉरी डीएल क्रॉस आर करेंगे तो डायरेक्शन किधर आएगी? अंदर की तरफ। एक बात और, जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो मान लो हमारे पास ये एक लूप था। ठीक है, इसके लिए जो सिंपल सा हम एक फंडा बनाते हैं, क्या करते हैं? जिस भी तरफ लूप में करंट बह रही है, उसमें उस करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करें इस तरह से। इसमें किधर है? इस तरफ को इस तरह से कर्ल करो। अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी, एक सिंपल तरीका होता है निकालने का, अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? कि अगर आप फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो तो अंगूठे की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एक तरीका बायो-सेवर्ट लॉ से डीएल क्रॉस आर से भी निकल रहा है, एक सीधा सीधा क्या? लूप में किस तरह से करंट की डायरेक्शन में आप घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड निकल आती है। क्या बात क्लियर है? इसको उतारो। फिर हम करते हैं कहां पर? एक्सेस पर। कहां पर? एक्सेस पर। तो हम लोगों ने बात कर ली कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी रिंग के सेंटर पर किस तरह से निकालते हैं। अब कहाँ निकालना है? उस रिंग की एक्सेस पर। कहां पर? एक्सेस पर, ऑन एक्सेस।
ठीक है, देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास ये रिंग इस तरह से रखी हुई, किस तरह से, इस तरह से, इसको मैं इसका साइड व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, तो इस तरह से रखी हुई है। ओके, मान लो इसमें करंट आई फ्लो कर रही थी और ये इसकी एक्सेस है, ठीक है, ये इसकी एक्सेस है। ओके, नो प्रॉब्लम, ये इसका सेंटर है। नीचे बन गई क्या, चलो कोई बात नहीं, मान लिया यही है, ठीक है। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस हमने मान ली आर है, और इसके सेंटर से कुछ ए दूरी पर, कुछ ए दूरी पर हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना हमें आता है, ठीक है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, जिस तरह से हम लोग ये कुछ तिरछा दिख रहा है क्या, सीधा कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, जिस तरह से हम लोग नॉर्मल सिस्टम के लिए या हमारे नॉर्मल वायर के लिए किया था, नॉर्मल रिंग के लिए किया था, उसके सेंटर पे उसी तरह से सेम टू सेम उसकी एक्सेस पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिंपल तरीका, क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट लेंगे डीएल लेंथ का, हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया डीएल लेंथ का, एक डीएल लेंथ का हमने एलिमेंट लिया, उसमें करंट किस तरफ फ्लो कर रही है, इस तरफ को, ठीक है। इस डीएल लेंथ के एलिमेंट की वजह से यहां पर हम निकालने की, इसको डार्क कर देते हैं, जिससे क्या होगा, स्पष्टीकरण अच्छा होगा, ठीक है। इस डीएल लेंथ के वायर की वजह से यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। अब जरा सिनेरियो समझना ध्यान से, ठीक है, पहले डायरेक्शन को समझते हैं। रिंग इस तरह से रखी हुई है, उसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रही है, ध्यान सुनना, जब करंट इस तरह से फ्लो कर रही है, मैं मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना, तो डीएल की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ को, मेरी तरफ को, ठीक है, और आर की डायरेक्शन क्या है, तो डीएल क्रॉस आर जब आप करोगे, क्या करोगे, डीएल क्रॉस आर जब करोगे तो डीएल इस तरफ को है और डीएल से आर की तरफ आपको घुमाना है, डीएल से आर की तरफ, तो डीएल से आप आर की तरफ घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ को आएगा। इसमें आप करंट को अपोजिट मान लो तो ज़्यादा समझ आएगा अच्छे से, ठीक है, करंट को अपोजिट मानो, विजुअलाइजेशन ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में मान लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है समझना, उसको भूल जाओ, फिर से समझो। अब जो करंट मैंने मानी वो इस क्यों माना, इसका आपको रीजन समझ आ जाएगा, स्पष्टीकरण भी अच्छे से हो जाएगा कि जो करंट मानी वो मैंने इस तरह से मानी। जब करंट इस तरह से मानी तो डीएल की लेंथ किस तरफ है, इस तरफ को, और आर कहाँ है, इस तरफ को, समझना ध्यान से, डीएल किस तरफ है, इस तरफ को, और आर किस तरफ है, इस तरफ को। आर ऐसा है, आर ऐसा है, तिरछा तिरछा सा, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर जब आप करोगे, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, कुछ इस तरफ। नहीं आया, नहीं आया ना, सुनो मेरी बात, फिर से सुनो, सुनो ध्यान से। डीएल है इस तरफ को और आर है इस तरफ को। जब आप डीएल क्रॉस आर करोगे, डीएल से आर की तरफ आपको घुमाना, भाई ऐसा समझो ना कि मान लो ये पेन है मेरे पास, ठीक है, तो इससे हमें इस तरफ को घुमाना है, इससे हमें इस तरफ घुमाना, तो जाहिर सी बात है इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी किस तरफ आएगी, इस तरफ को। आया, बात क्लियर हुई, समझ आ गया ना, डायरेक्शन ये आएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डीवी, ठीक है। मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा, क्या इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, अब इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी किस तरह से लिखेंगे, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल, डीएल की लेंथ हमारी डीएल ही है, डीएल अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या ये दूरी, इसको मान लेते हैं आर स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा ये थीटा नहीं है, अब कंफ्यूज मत होना। अब क्या है, फिर से समझो, थीटा क्या था हमारे पास, डीएल किस तरफ था, मैंने इस तरफ को माना, और आर किस तरफ है, इस तरफ को। अब देखो ध्यान से, इनके बीच का एंगल कितना है, कि 90 डिग्री है, डीएल इस तरफ को और आर हमारा इस तरफ को, तो इनके बीच का तो एंगल 90 है ना, ये थीटा अलग है और डीएल और आर के बीच का एंगल अलग है, डीएल और आर के बीच का एंगल अलग है। तो ध्यान से देखना, वो साइन थीटा कितना है, साइन 90, साइन 90। क्या बात क्लियर है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। अच्छा, यहाँ से डीबी कितना आ गया हमारे पास, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल बाई आर। आर की वैल्यू कितनी है, ये कैपिटल आर है, ये छोटा आर है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया यहाँ से, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास डीबी की वैल्यू। अब एक्चुअल में ध्यान से देखो तो डीबी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। जो अलोंग द एक्सिस होगा वो क्या होगा, डीबी कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, तो ये वाला कितना होगा, डीबी कॉस थीटा। कोई दिक्कत, अब वो ध्यान से सोच, इसी तरह के डीबी डीबी कंपोनेंट बहुत सारे होंगे, मतलब डीबी एक इस तरफ को डीबी, एक इस तरफ को डीबी, तो उस सारे के कंपोनेंट एक जो आएंगे, भाई ऐसे समझो कि जो डीबी है उसके जो
वर्टिकल वाले कंपोनेंट है वो सारे इस तरह से, किसी डीबी की वजह से इधर आ रहा होगा तो किसी डीबी की वजह से इधर आ रहा होगा, तो किसी डीबी की वजह से इधर, किसी की वजह से इधर 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 इस तरह से आ रहे होंगे। तो ये सारे जो डीबी कॉस थीटा हैं ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल, क्योंकि भाई रिंग तो चारों तरफ है ना, ऊपर वाले की वजह से अगर ऊपर आया है तो नीचे वाले की वजह से नीचे आ रहा होगा, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट कर रहे होंगे। लेकिन जो डीबी साइन थीटा है वो सारे जुड़ रहे होंगे और अलॉन्ग द एक्सिस एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, यानी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी नेट आएगी, जो टोटल बी नेट आएगा, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा अलॉन्ग द एक्सिस और उसका मैग्नीट्यूड होगा डीबी इंटू साइन थीटा। क्या यहां तक बात क्लियर है? ये बात समझ आइए, यानी जो टोटल आएगा वो डीबी साइन थीटा को, सारे डीबी साइन थीटा जो बन रहे होंगे उनको जोड़ने पर आएगा, अर्थात इसमें हम रखेंगे डीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या सारी चीजें कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, सबको बाहर निकाल लोगे केवल डीएल छोड़ के, क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू आज लिखो, ट्राइंगल में से लिखो, साइन थीटा की वैल्यू आज कितनी आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू आर, सॉरी कुछ गड़बड़ लिखा क्या मैंने, नहीं करेक्ट है, हाँ, तो आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन? देखो इधर क्या जाएगा यहाँ से, आर अपॉन इसकी पावर हाफ है, यानी ये पावर 1 है तो 3/2 टोटल हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल, कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या है, इस पूरी लेंथ पे इंटीग्रेशन, फिर से क्या आ जाएगा ये 2 पाई आर, लिख लो आके इधर क्या जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 इंटू डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, 2 पाई आर, कुछ छूट गया शायद मेरे ख्याल से, कुछ छूटा नहीं छूटा, चलो सब सही है। देखो पाई से पाई कटा, ये 2 2 जा 4 हो गया, क्या बचा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2, ऊपर आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, यही होता है हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सेस, क्या कोई कंफ्यूजन है? ध्यान से देखो प्रूफ, ध्यान से देखो, क्या बात समझ आई है? अगर हमारे पास इस तरह की एक रिंग दी हुई है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, तो उस रिंग की वजह से उसकी एक्सेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो ये आया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा भाई ये बात अपने को समझ आ गई, ओके। डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन है अलोंग द एक्सेस, यानी अगर करंट इस तरह से फ्लो कर रही है, अब ध्यान देख, करंट अगर इस तरह से फ्लो कर रही है, तो डायरेक्शन भी किधर आ रही है, इस तरफ को। यहाँ के लिए सोच, अगर करंट इस तरह से फ्लो कर रही है, आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करोगे तो वो भी इधर की तरफ ही आएगी, वो भी, क्योंकि आप इस तरह से करोगे। क्या बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? वहां पर जो कंपोनेंट्स बनेंगे, यहाँ इधर साइड अगर आप निकालोगे तो जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, जहाँ पर डीबी इस तरफ को आया, यहाँ पर डीबी इस तरफ को आएगा, इस तरफ को बनेंगे, तो इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, इसका भी एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इस तरह से, इधर वाले सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और इधर वाले फिर से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो कितनी आती है हमारे पास, इस तरह से निकालते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कष्ट है तो उसका निवारण किया जा सकता है, अगर कष्ट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है, और नहीं है तो उतारो उसको। तो आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें एक एक करके समझ आ रही होंगी, आप रिलेट कर पा रहे हो किस तरह से हम लोग एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे पहुंचे हैं। अब सिंस हम लोगों ने सीख लिया है कि किस तरह से एक रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं, उसकी एक्सिस पर, उसके सेंटर पर, ये सारी बातें हमने सीख ली है। तो अब उसी में आगे बढ़ते हुए उस केस को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं एक सॉलिनॉइड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? सॉलिनॉइड। जान दो सॉलिनॉइड, अभी बताता हूँ क्या होता है सॉलिनॉइड। ऐसे समझो, सॉलिनॉइड क्या होता है कि आप एक पाइप लें, एक इस तरह की पाइप लें, आपकी वो इंसुलेटिंग पाइप हो, ठीक है ना, कंडक्टर ना हो, ठीक है, आपने एक नॉर्मल पाइप लें और उसके ऊपर आप क्या करें, तार लपेटें, इस तरह से वायरिंग करें, ठीक है। वो जो सिस्टम बनेगा वो आपका सॉलिनॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉलिनॉइड। कुछ इस तरह से दिखेगा,
ठीक है, क्या बात समझ आ रही है? कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। अब यहाँ पे सिंस मैंने कुछ गिनती के ही टर्म दिखाए हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो ऐसे समझ लो कि काफ़ी ज़्यादा टर्न्स हम लोग करते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो वो करीब 100-200 टर्न बिल्कुल थोड़ी सी दूरी में ही हो जाते हैं, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा हमें लपेटना पड़ता है उसको। ठीक है, आप एक्चुअल में देखो तो आपको ज़्यादा मतलब फील आएगा कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारी सोलेनॉइड होती है। अच्छा भाई, अब एक्चुअल में करना क्या है कि इसकी एक्सेस पर हमें अंदर इसके मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। आप सोच रहे हो अभी तक तो थोड़ा इजी से केस आते थे, अब ये कहाँ से सोलेनॉइड बना दी। बस सिंपल देखो, हमने बोला था आपको कि शुरुआत में ही आपको बताया था कि हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए आपको 2 लॉ में दूंगा। ठीक है, एक होता है हमारा बायोट-सावर्ट लॉ और दूसरा होता है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। अभी तक हम लोगों ने केवल बायोट-सावर्ट लॉ को इंट्रोड्यूस किया है, तो उसके बेसिस पे ही हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अपन एम्पियर सर्किटल लॉ को इंट्रोड्यूस कर देंगे, उससे भी चीज़ें ये प्रूफ काफ़ी इजी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल लेकिन हमें बायोट-सावर्ट लॉ से करना है, तो हम उससे करने की सारी कोशिशें करते हैं। ठीक है, देखो इसको करने का तरीका क्या, मान लो इसमें करंट आई फ्लो कर रही थी और इसमें जो टोटल टर्न्स हैं वो कैपिटल एन है। ठीक है, टोटल टर्न्स हैं जो वो कैपिटल एन है, और इसमें मैं क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है, मान लो अगर इसकी लेंथ एल है, मान लो अगर इसकी लेंथ एल है, तो स्मॉल एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। हमें जनरली स्मॉल एन के टर्म्स में बातें करनी होती है। क्यों? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर भाई स्मॉल एन से हम जैसे डेंसिटी की बात करते हैं हम लोग, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम पर यूनिट क्यों लेते हैं कि उससे हमें आइडिया लग जाता है कि अच्छा एक पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। अब उसकी लेंथ आपको कुछ भी हो, आपको टोटल टर्न से मतलब नहीं है, आपको पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है इससे मतलब है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको करने का तरीका क्या, सिंपल। इसको थोड़ा सा आप दूसरे सिनेरियो से देखने की कोशिश करो, उसके अंदर की चीज समझने की कोशिश करो। मान लो हम इसको काट के देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। ठीक, ये इसकी एक्सेस है। ओके, इसमें वही पूरे सारे टर्न्स लगे हुए, ठीक है ना, इस तरह से। ओके, मान लो हमें यहाँ कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है वो इस एंड से बना रहा है, ये पॉइंट जो है वो θ1 एंगल बना रहा है, और इस एंड से वो थीटा, हमें एक ही तरफ से सारे एंगल्स लेते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा, θ2 एंगल बना रहा है। अगर हमने θ1 इधर से नापा है तो θ2 भी इधर से ही नापेंगे। ठीक है, तो इसको करने के तरीके, भाई हम जानते हैं कि इस पे एक तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इनफाइनाइट तो नहीं बोल सकते, बट एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स हैं। भाई जो सर्कल्स हैं ये क्या है, एक तरह से रिंग्स का ही तो काम कर रहे हैं, तो हमें एक रिंग की वजह से उसकी एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है। तो हम करेंगे क्या, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे और एक एक्स डिस्टेंस पर जाकर के, एक एक्स पर जाकर के dx मोटाई का एक एलिमेंट ले लेंगे। इस dx मोटाई के एलिमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पर, और उसको पूरी रिंग पूरी सॉलिनॉइड पर हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इस dx मोटाई की जो रिंग है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स लिखेंगे dn इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, n dx। क्यों? n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितनी है dx, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, n इंटू dx। क्या ये बातें समझ आती है? अच्छा भाई, ओके भाई, या इसको ऐसे भी कर सकते थे कि थीटा पर जाकर के डी थीटा का आप एलिमेंट लो, तो इसको थीटा के टर्म्स में भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट पर, इस वाली रिंग की वजह से। ये हम जानते हैं कि dB इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि रिंग की वजह से उसकी एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से निकालते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, इसकी आप जो रेडियस है वो r मान लो। ठीक है, उसकी लेंथ l मान लो। ठीक है, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, ये तो एक रिंग की वजह से होता है, लेकिन इतने मोटाई में आपकी रिंग्स कितनी है, n dx। बचा क्या, इंटीग्रेट ही तो करना है। क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज ऑफ वेरिएबल यूज करेंगे। चेंज ऑफ वेरिएबल से मतलब क्या है, आप इस वाले ट्राइंगल को बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ये एंगल, ये दूरी r है और ये दूरी x है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू r बटा x। ठीक है, या लिख सकते हो यहाँ से x इज इक्वल टू r cot थीटा, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, r cot थीटा, या लिख सकते हैं यहाँ से हम dx इज इक्वल टू माइनस r cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोई समस्या इसमें?
बस x की जगह पर हम थीटा से वेरिएबल थीटा को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर मैंने a यूज़ किया, लेकिन एक्चुअल में तो यहाँ पर दूरी कितनी है x, ठीक है। तो एक्चुअल में थोड़ा सा ये टफ इंटीग्रेशन बन सकता है, तो इस वजह से हम इसको थीटा के टर्म्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ से हम b की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, b इज इक्वल टू हमारे पास आएगा म्यू नॉट आई, कॉन्स्टेंट ये सारे हैं, आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इंटीग्रेशन में एन भी कॉन्स्टेंट है ना, इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमारे पास आर कॉट थीटा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा पावर 3/2, ठीक है, इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस आर कॉसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा, माइनस आर कॉसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोई समस्या, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एन, इंटू यहाँ से देखो आर स्क्वायर कॉमन लोगे और स्क्वायर से आपका स्क्वायर वहाँ पे 1/2 कटेगा और क्यूब आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अपॉन आर क्यूब, इंटू ऊपर है कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा में से स्क्वायर जो है 1/2 से कटेगा और क्यूब आ जाएगा नीचे, नीचे क्या आ जाएगा कॉसेक क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, ये कॉसेक थीटा ऊपर जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से म्यू नॉट आई एन अपॉन 2r, करेक्ट है यहाँ तक। अच्छा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन देखते रहना, क्योंकि कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, हो गई शायद 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 यहाँ पे r क्यूब है, यहाँ पे एक r मैंने मिस कर दिया है ना, बोल रहा था कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। क्या आ गया यहाँ से, माइनस साइन थीटा डी थीटा, क्या यहाँ तक बातें क्लियर है। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक थीटा की, लिमिट कहाँ तक थीटा 1 से थीटा 2, जहाँ दोनों एक ही साइड से लिए गए हैं, थीटा 1 से थीटा 2, क्या आ गया यहाँ से म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस लगा पहले से तो कॉस थीटा हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड ऑन द एक्सिस इनसाइड द सोलेनॉइड। क्या बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछो, फटाफट पूछो, आया कि नहीं आया, समझ आया, कोई दिक्कत। अब देखो हमने क्या देख लिया कि एक सोलेनॉइड हमारे पास, उस सोलेनॉइड की वजह से उसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो निकाल सकते हैं, कितना आएगा वो इतना आएगा, जहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 क्या है, उस पॉइंट से इनिशियल एंगल इनिशियल जो हमारा एंड है और जो फाइनल एंड है उसके लिए जो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, दोनों एक ही साइड से नापे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आपको करना क्या है, ठीक है, अगली क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट करो, फिर बात करते हैं, थोड़ी सी नोट कर लिया। अब देखो अब यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा सा अभी करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी आप खुद से घर पे करने की कोशिश करोगे। एक्चुअल में यहाँ पर कुछ अप्रोक्सीमेशन लेने की कोशिश करते हैं। अप्रोक्सीमेशन किस तरह से लेते हैं कि हमारे पास जो सोलेनॉइड है उसकी जो लेंथ है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ठीक ठाक मान लो इतनी बड़ी लेंथ है, लेकिन उसके लिए जो उसकी रेडियस है जो आर है, यहाँ पर जो आर है वो इसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम है। आर इज, ये अलग केस, ये जो है नॉर्मल केस की बात करिए, लेकिन ये आपका, इसके लिए आपको सोचना है क्या कर सकते हैं अपन। पहले सोचो कि अगर आर की वैल्यू मच मच लेस देन एल है तो इसका मतलब सोलेनॉइड कुछ इस तरह की दिख रही होगी। ध्यान से देखो, सोलेनॉइड कुछ इस तरह की दिख रही होगी, कुछ इस तरह की होगी, मतलब फिर भी यहाँ पे मैंने मोटा बताया लेकिन काफी छोटी है, ठीक है। तो एक्चुअल में जब आप कोई पॉइंट लोगे यहाँ पर तो उसके लिए थीटा 1 कुछ इस तरह से होगा और थीटा 2 कुछ इस तरह से होगा। तो थीटा 1 जो होगा वो 0 को अप्रोच कर, ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है, कि बहुत समझ गए। और थीटा 2 जो है वो 90 को अप्रोच कर, सॉरी 180 को अप्रोच कर रहा है। थीटा 2 जो है वो 180 को अप्रोच कर रहा है। तो बहुत ध्यान से सोचो कि आप यहाँ पे थीटा 2 को 180 करो, कितना आ जाएगा, थीटा 2 180, कॉस पाई की वैल्यू -1 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 2, माइनस साइन आप छोड़ सकते हो क्यों, डायरेक्शन को बता रहा है सिर्फ। तो एक्चुअल में यहाँ पे अगर आप थीटा 1 को, यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है,
चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो आप यहाँ से θ1 को क्या कर रहे हो 0 और θ2 को 180। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो b की वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, 2 से 2 मर जाएगा, क्या बचेगा b की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट ni क्योंकि यहाँ पर cos 180 की वैल्यू -1 तो -1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो माइनस साइन तो साइन के लिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उससे डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा म्यू नॉट ni। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें कि इस तरह की सॉलिनॉइड हो जिसकी जो रेडियस है वो लेंथ के कंपैरिजन में काफी छोटी है, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो म्यू नॉट ni आती है। ओके, अगर अपन बोले कि एक इनफाइनाइट सॉलिनॉइड है, एक इनफाइनाइट सॉलिनॉइड है, क्या उसके लिए भी सेम ही कंडीशन आएगी? सोचो ध्यान से कि इनफाइनाइट सॉलिनॉइड है, इसका मतलब θ1 हमारा 0 की तरफ अप्रोच करेगा और θ2 फिर से 180, यानी इनफाइनाइट के लिए भी सेम कंडीशन आएगी। तो ये हमारी सेम फॉर इनफाइनाइट, सेम फॉर इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट लेंथ की सॉलिनॉइड कंसीडर करें। अच्छा भाई, ओके भाई, ठीक भाई, यहां तक बात समझ आ गई अपने को। अगर अपन अब क्या करें कि इसके किनारे के आसपास आते हैं, कहां पर किनारे के आसपास आते हैं। मान लो हमारे पास थोड़ी सी जगह बनाता हूं, मान लो हमारे पास ये सॉलिनॉइड है, ठीक है। मान लो यहाँ कहीं में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। मान लो सॉलिनॉइड की लेंथ थी कुछ हमारे पास 5 मीटर, ठीक है, और ये पॉइंट था आपका कुछ 5 सेंटीमीटर के आसपास अंदर, ठीक है। अब अगर आप देखो वास्तविकता में यहाँ पर जो ये दूरी है, यहाँ पे आपकी जो आप r ले रहे हो ऑलमोस्ट ले लो, मान लो कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा मान लो, या 1 आप 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लो, चलो क्या ये, या 1 आप इसको 5 मिलीमीटर मान लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर जो ट्राइंगल बनेगा इस तरह से, यहाँ पर जो ट्राइंगल बनेगा उसके लिए ये जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, आप लिखो tan θ इज इक्वल टू क्या आएगा 1 mm अपॉन 5 सेंटीमीटर। तो ये करीब 5 है ना, तो ये करीब 1/100 के आसपास बनेगा, और 1/100 के आसपास बनेगा। इसका मतलब है ये कि एंगल बहुत छोटा है, फिर से एंगल बहुत छोटा है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर अगर बहुत ध्यान से देखो तो अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो ये वाला एंगल बहुत बड़ा होगा। अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो जाहिर सी बात है ये एंगल बड़ा होगा, यानी फिर से एक एंगल आपका 0 की तरफ अप्रोच करेगा और दूसरा एंगल 180 की तरफ अप्रोच करेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सेम आएगी, म्यू नॉट ni। लेकिन सोचो ध्यान से, इसको आप और इधर की तरफ पॉइंट बढ़ाओ, इसका जो पॉइंट है आप और इधर की तरफ बढ़ो, और अगर आप इधर की तरफ बढ़ोगे तो मान लो आप यहाँ पर 5 मिलीमीटर की तरफ बढ़े, 5 मिलीमीटर की तरफ बढ़े, 5 मिलीमीटर की तरफ बढ़े, तो ये आपका तब आ जाएगा 1। अब यहाँ पे एंगल छोटा नहीं है, अब यहाँ पे एंगल छोटा नहीं है, तो इसके लिए थीटा कितना आ गया 45, थीटा कितना आ गया 45 ऑलमोस्ट, मतलब कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या होगा कि अगर आप और भी पास में जाओ तो अब यहाँ पे क्या हो, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अब ये नहीं आएगी, कुछ कम हो, कुछ आपकी कम होने लगी, और आप पास में जाओ, और पास में जाओ, बिल्कुल एंड पर चले जाओ। कहाँ पर चले जाओ, एंड पर चले जाओ। तो एंड पर अगर आप जाके ध्यान से, अब कम हुई है वहां से, ठीक है, एंड पर जाकर के आप देखोगे तो एक एंगल आपका बनेगा 0 डिग्री, है ना, ये वाला 0 हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल सीधा मिलाने, और एक हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यानी अगर आप इसमें एक 0 रखोगे, एक 90 रखोगे, मान लो θ2 आपका कितना हो गया 0 डिग्री, तो ये कितना हो गया पापा 1, और ये कितना हो गया 0, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, तब यहाँ पर एंड पर आकर के जो वैल्यू हो जाएगी आ जाएगी म्यू नॉट ni/2, म्यू नॉट ni/2। क्यों? क्योंकि एक एंगल आपका 90 हो गया, एक एंगल आपका, बात समझ आ रही है क्या, अकेले खुद मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो जाएगा म्यू नॉट ni/2। तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो फिर से म्यू नॉट ni था, लेकिन यहाँ से घटना शुरू और यहाँ पर आते आते आधा हो गया। यानी कुछ अगर आप इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम बनाना चाहो तो कुछ इस तरह से बनता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम बनाना चाहो फॉर अ इनफाइनाइट टाइप ऑफ सॉलिनॉइड, ये बहुत पतली सॉलिनॉइड के लिए तो कुछ इस तरह से बनता है। इसको मैं दिखा मोटा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत पतली सॉलिनॉइड है, या इनफाइनाइट भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका इसके एक्सेस है। तो
ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, बिल्कुल लगभग एंड तक, उसका घटना शुरू होता है, ठीक है, और कुछ इस तरह से जाता है, कुछ इस तरह से। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर बनती है। ठीक है ना, समझना इसको। यहाँ तक ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, बस जैसे किनारे पहुंच रहा है वहां से कम होने लगता है, ठीक है, इस तरह से। समझ आ रहा है? तो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम, आई होप सोलेनॉइड की जो चीजें हैं वो आपको बिल्कुल फील हो गई होगी। ठीक है, बस करते हैं, ठीक है, इस क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। तो अगर बातें समझ आई हैं तो वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करो, और थम्स अप बटन, लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड चलो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक थोड़ा रिवाइज कर लेना इसको और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।